हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 8 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्व शासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है, इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्व शासन की इकाई बनने के क्रम में ग्राम पंचायत के लिए ये स्थितियां सहायक है या बाधक है। पहली स्थिति है, प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। इस्पात संयंत्र यानी स्टील की फैक्ट्री लगाने से बहुत से गांवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गांवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगाने से पहले गांव वासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। पहली स्थिति का उत्तर है, यह स्थिति ग्राम पंचायत में बाधक है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने ग्राम पंचायतों से परामर्श किए बिना एक बड़ा स्टील की फैक्ट्री लगाने का फैसला किया, जिससे गांव के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति है, सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। इसका उत्तर होगा, यह स्थिति ग्राम पंचायत के लिए बाधक है, क्योंकि इससे ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। तीसरी स्थिति है कि ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन मांग रही है, पैसा मांग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मांग को यह कह के ठुकरा दिया कि धन का आवंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च कर नहीं किया जा सकता। तो इस तीसरी जो स्थिति है उसका उत्तर है कि तीसरी स्थिति में ग्राम पंचायत की विद्यालय भवन निर्माण के लिए की जा रही धन की मांग को ठुकरा दिया जाना, जिससे ग्राम पंचायत की स्थिति कमजोर होती है। चौथी परिस्थिति है कि सरकार ने डूंगरपुर नामक गांव को 2 हिस्सों में बांटा और गांव के एक हिस्से को जमुना तथा दूसरे को सोहना नाम दिया। अब डूंगरपुर गांव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है। इस स्थिति का उत्तर है कि यहाँ गांव की जो अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है। अब ग्राम पंचायत होगी ही नहीं। पांचवी जो स्थिति है, एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि गांव के नौजवान श्रम दान करें और गांव के पुराने तालाब तथा कुओं को फिर से काम में लाने लायक बनाया जाए। तो इस स्थिति का उत्तर है कि ग्राम पंचायत के लिए यह स्थिति सहायक है। इससे पानी की कमी को दूर करने के लिए गांव के नौजवानों का सहयोग लेकर पुराने कुओं और तालाबों को कामयाब बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्व शासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन कौन सी शक्तियां देना चाहोगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख करो और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियां यानी 2-2 लाइन में यह भी बताओ कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, ग्राम पंचायतों को योजना की सफलता के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की जा सकती है, जिसमें पहला है शिक्षा के विकास के क्षेत्र में। शिक्षा का विकास ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण शिक्षा प्राप्ति के पश्चात नागरिक अपने अधिकारों को और कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे। दूसरा है स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में। ग्रामों में यानी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राय अभाव रहता है, अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। और तीसरा है कृषि के विकास के क्षेत्र में। कृषि का विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत ग्राम और सरकार के बीच की कड़ी है, अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करनी चाहिए। खेतों में उत्पन्न फसल को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना। ग्रामीणों को खेतों में उपजे अन्न को ग्राम से बेचना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें पैदावार का उचित लाभ नहीं मिलता। अतः यह आवश्यक है कि पैदावार सही समय पर बाजार में पहुंचाई जाए। पांचवा है पंचायतों की वित्तीय स्रोतों को एकत्र करना। गांव की आर्थिक दशा हमेशा कमजोर रहती है, अतः गांव के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए।
और ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक धन लेना चाहिए। पाठ का तीसरा प्रश्न है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, संविधान के 73वें संशोधन से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में प्रत्येक वर्ग के 1/3 सीट आरक्षित की गई है। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सदस्यों के पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ है। इससे पहले इन वर्गों के स्थानीय संस्थानों में पर्याप्त भागीदारी नहीं हुआ करती थी, परंतु अब यह भागीदारी निश्चित हो गई है, जिससे इनमें एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। पाठ के चौथा प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं, अंतर बताएं। इसका उत्तर इस तरह से होगा, जिसमें पहला अंतर है 73वें संविधान संशोधन से पूर्व पहले ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद इनके पास एक संवैधानिक आधार हो गया। दूसरा है 73वें संशोधन के पूर्व इन संस्थानों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करते थे, परंतु 73वें संशोधन के बाद चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। तीसरा अंतर है 73वें संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। चौथा अंतर है, प्रत्येक के संस्थानों के कार्यकाल अनिश्चित हुआ करता था पहले, अब निश्चित कर दिया गया है। पांचवा है 73वें संशोधन से पूर्व ये संस्थानें आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखी बातचीत को पढ़ें। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में अपना मत 200 शब्दों में लिखने। तो आलोक का कहना है कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों में स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। नेहा का कहना है, लेकिन महिलाओं का सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो। और जयेश का कहना है कि मुझे आरक्षण का यह गोरख धंधा पसंद नहीं है। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गांव के सभी लोगों का ख्याल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, यह सही है कि संविधान ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की गारंटी दी है। आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। जिला पंचायतों में लगभग 200 महिला अध्यक्ष है, 2000 महिला ब्लॉक तथा तालुका पंचायतों के अध्यक्ष है और ग्राम पंचायतों में 80,000 से अधिक महिला सरपंच है। निगमों में महापौरों के पदों पर 30 से अधिक महिलाएं हैं। नगर पालिकाओं में 500 अधिक महिला अध्यक्ष है और लगभग 650 महिलाएं नगर पंचायतों की प्रमुख। महिलाओं को समाज में अधिक शक्ति व विश्वास प्राप्त हुआ है। उन्होंने राजनीति की बेहतर समझ विकसित की है और अन्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानने में मदद की है। कई मामलों में उनकी स्थानीय निकायों में हुई चर्चाओं में बातचीत में एक नया दृष्टिकोण और संवेदनशीलता दी है। हालांकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के प्रावधान होने चाहिए। सिद्धांत रूप से यह कहना भी सही है कि आरक्षण समानता की प्रकृति के खिलाफ जाता है। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व उस विशेष समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो उनसे प्रभावित होते हैं। आरक्षण इन समूहों को अपनी आवाज उठाने का मौका भी देता है। इस प्रकार महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आरक्षण आवश्यक है। पाठ का 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाएं और बताएं कि किस तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना है। बेगौसल गांव के ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस
पर और कैसे आधारित है? पहला क, सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है। ख, स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजना विकास योजना से ज्यादा स्वीकृत होती है। ग, लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याएं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए। घ, आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। पहले वरीयता क्रम को समझते हैं। इसका जो क्रम होगा वो पहला ग होगा, फिर ख होगा, पहला ग होगा, फिर क होगा, फिर ख होगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे घ होगा। लोग अपने क्षेत्र, जरूरतों और समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामूहिक भागीदारी से उन्हें अपने जीवन के बारे में चर्चा और निर्णय लेना चाहिए। स्थानीय सरकार परिभाषा के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए होती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि किस क्षेत्र की समस्याओं को स्थानीय लोगों द्वारा सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, हल किया जा सकता है। यह निर्णय अधिक तर्कसंगत और उनकी समस्याओं के करीब होंगे। इस प्रकार यह स्थानीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्रम में दूसरे स्थान पे क है। सरकार स्थानीय समुदाय की भागीदारी से कम लागत में परियोजनाओं को पूरा कर सकती है। सामुदायिक भागीदारी परियोजनाओं की लागत को कम करती है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए विकास गतिविधियों की प्रासंगिकता की तुलना में यह कम महत्वपूर्ण पहलू है। इस तरह यह चौथे स्थान पर है। बेगसाइल गांव के ग्राम पंचायत का निर्णय लोगों को उनके स्थानीय क्षेत्र, जरूरतों, समस्याओं और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी पर आधारित है। सामूहिक भागीदारी ने लोगों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाया। सरकार का निर्णय पंचायत की सहमति के बिना लिया गया है। इस प्रकार से लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। तीसरे क्रम में है ख, स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं की सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजनाओं की तुलना में अधिक स्वीकार्यता होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय लोगों के निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं को सटीक ज्ञान के आधार पर होते हैं। यह इसे स्थानीय सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनाता है। और चौथा घ, आम लोगों के लिए राज्य या राष्ट्रीय विधायिका के अपने प्रतिनिधियों से संपर्क करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों के पास लंबे समय से लंबित मुद्दों के बारे में राज्य या यहाँ तक कि जिला स्तर पर अधिकारियों से संपर्क करने का समय व संसाधन नहीं हो सकता। यह इसे स्थानीय सरकार के पीछे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तर्क बनता है। 8 का 8वां प्रश्न है, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते? इसमें पहला है ग्राम पंचायत का चुनाव करना। गांव के निवासी खुद तय करे कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी है। ग है ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत। घ है प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास की योजना चला रखी है। प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है और इस योजना में कहां तक प्रगति हुई है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, गांव की कौन सी नीतियां और कार्यक्रम उपयोगी है, इसके बारे में ग्रामीणों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना चाहिए। बाकी 3 विकल्पों में विकेंद्रीकरण शामिल नहीं है क्योंकि चुनाव हो सकते हैं, बैठक बुलाई जा सकती है, सरकार के केंद्रीकृत रूप में परियोजनाओं की निगरानी की जा सकती है। ये विशेषताएं निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जो विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पाठ का 9वां प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने गांव वासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल नीचे लिखे हैं। यदि गांव वासियों में आप शामिल होते तो निम्नलिखित प्रश्नों का क्या उत्तर देते? गांव का हर बालक बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो पहला सवाल क है, बैठक के लिए उचित दिन कौन सा होगा?
इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में बैठक में कौन आ सकता है, कौन नहीं। इसमें पहला अ, प्रखंड विकास अधिकारी या कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ दिन, कोई दिन। और ब, गांव का बाजार जिस दिन लगता है, स, रविवार। और द, नाग पंचमी संक्रांति। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि प्रखंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा निश्चित किया हुआ दिन बैठक के लिए उचित दिन होगा। ख प्रश्न हो गया इसमें, बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा? जिसमें पहला, जिला कलेक्टर के परिपत्र की बताई गई जगह। ब, गांव का कोई धार्मिक स्थान। स, दलित मोहल्ला। द, उचित जाति लोगों का टोला है, गांव का स्कूल। तो इसका उत्तर होगा गांव का स्कूल बैठक के लिए उचित स्थान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गांव के सभी लोग आते हैं और इस स्थान से भली भांति परिचित रहते हैं। ग प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला समाहर्ता कलेक्टर द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया कि शैक्षणिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, रैली किस रास्ते से होकर गुजरे। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो स्कूल नहीं आते हैं। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विद्यालय भवन की दशा के बारे में, विद्यालय के खुलने बंद होने के समय के बारे में भी चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई, इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी। लोगों की भागीदारी के लिहाज से आप अच्छा कहेंगे या बुरा? कारण बताइए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, उपयुक्त स्थिति में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय सरकारों की वास्तविक स्थिति क्या है तथा स्थानीय संस्थानों की बैठक में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी कम होती है। इन संस्थानों की बैठक केवल औपचारिकताएं होती है तथा स्थानीय लोगों के निर्णयों की सूचना दी जाती है। महिलाओं की अनुपस्थिति इन बैठकों में लगभग न के बराबर होती है। घ प्रश्न है, आप अपनी कक्षा की कल्पना ग्राम सभा के रूप में करें। जिस मुद्दे पर बैठक में चर्चा होनी थी उस पर कक्षा में बातचीत करें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपाय सुझाएं। उत्तर इस तरह से होगा, अगर हमारी कक्षा ग्राम सभा में परिवर्तित हो जाए और उसमें चर्चा का विषय स्थानीय लोगों का कल्याण भागीदारी हो, तो इस बात की सर्वसम्मति से निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ग्राम विकास के स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, शक्तियों का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कमजोर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सरकार की गांवों तक सीधी पहुंच होनी चाहिए।